हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो बच्चा लोग डायलॉग मारते हैं। शायर घायल परिंदा हूँ मैं, लेकिन अभी जिंदा हूँ मैं। मारते रहो बच्चा लोग, डायलॉग मारते रहो, ऐसे बने रहो, ठीक है। मेहनत करो और खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो और खूब आगे बढ़ो। यही मैं चाहता भी हूँ, ठीक है। जब कभी गिर जाओ, कभी हौसला ना काम करे, ठीक है, थोड़ा एक दिन रेस्ट लो, आराम करो, फिर उठो, फिर दौड़ो। गिरने से ही तुम्हारा सब कुछ वहीं रेस ख़त्म नहीं हो जाती है। उठना है और पढ़ना है, ठीक है बच्चा लोग। तो जो आप मैं मैसेजेस आते हैं प्राइवेट पे, तो बच्चे बड़े नर्वस होते हैं, तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नर्वसनेस क्यों आती है बच्चा लोग? क्योंकि आपने स्ट्रेस ज़्यादा पाल लिया है, ठीक है। तो स्ट्रेस को हटा दो, ठीक है। नर्वसनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, परिवारजनों के साथ में अच्छे रहो, ठीक है। इसीलिए इस चैनल का नाम है फैमिली फीलिंग चैनल हमारा केमिस्ट्री। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये फैमिली फीलिंग चैनल है, ठीक है। तो इसी फीलिंग के साथ में हम लोग चलेंगे बच्चा लोग। हमने पहले मॉल 1, मॉल 2, मॉल 3 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जो है बच्चा लोग एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पेन और नोटबुक निकाल के बैठ जाओ और आराम से शांति से आँख कान नाक सब खोल के रखो, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीच हमारा बाद में फिर कभी कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3। ये है हमारा सा प्यारा सा दुलारा सा चैनल, हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने बोला सर आइसोस्टेस फिर से समझा दो। बच्चा लोग आइसोस्टेस का मैं थोड़ा सा से बता देता हूँ, इसे मैंने बताया है पिछले वीडियो में, सेकेंड वाले में, ठीक है। फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है। आइसोस्टेस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? आइसो का मतलब मैंने पहले बताया था बच्चा लोग, सेम, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब इसमें जो बताया जाएगा बच्चा लोग, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं और प्लस वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, ठीक है। यही है तुम्हारा आइसो स्ट्रेस, ठीक है। अगर इसको डेफिनेशन में लिखने जाओगे बच्चा लोग तो ऐसे लिख सकते हो, आइसो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में लिखो बच्चा लोग, ठीक है। आइसो स्ट्रेस में आप लिखने जाओगे तो लिखो सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम वैलेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को बोलते हो आइसो स्ट्रेस। एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चा लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हो, मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और एक तरफ है हमारा N2O। तो सेम नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे बच्चा लोग? इधर कितने कार्बन आइटम से देखो, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, टोटल कितने आइटम है? 3 आइटम है। इधर देखो बच्चा लोग, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, कितने आइटम है? 3 आइटम है। 3 आइटम इधर भी, 3 आइटम इधर भी, इनकी जो वैलेंसी है वो भी लगभग सेम होती है। तो इसको बोल सकते हो बच्चा लोग आइसो स्ट्रेस, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी बच्चा लोग हम इसमें जो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंसी हम लोग बच्चा लोग ये बॉन्डिंग का पार्ट है, ठीक है। जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग के पार्ट में पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। बस फिलहाल कितना जान लो, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इतना समझ लो, इधर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो होते हैं इक्वल होने चाहिए, वैलेंसी भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो इसके 3 आइटम यहाँ पे, 3 आइटम यहाँ पे भी होनी चाहिए। इसी को बोलते हो आइसो स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। तो आज हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का पहला, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा लोग? इट इज द मास ऑफ एन एटम्स, सिंपल सा फॉर्मूला इसका, इट इज मास ऑफ एन एटम, इट इज मास ऑफ एन एटम, ठीक है। मास ऑफ एन एटम, यही है एटॉमिक मास।
और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने जाने हैं तो हम लोग मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा लोग? किसी भी चीज़ का मास जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरत रहता है कि उस चीज़ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बॉडी का मास निकालना है, ठीक है, तो मुझे ये पता लगनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, सिंपली हम लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग वैसे का पता लगाने चाहें कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है। हमारा हार्ट है, बोन है, ब्लड है, और उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स इंग्रेडिएंट है, किडनी है, लीवर है, सबका मास निकालेंगे तो हमारे बॉडी का मास निकल के आता है। बराबर। चलो, उसी तरीके से एटम्स के भी मास होते हैं जिसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एटम्स के अंदर क्या क्या है, क्योंकि एटॉमिक मास पता लगा रहे हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एटम्स के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो एटम्स के अंदर क्या क्या होता है बच्चा लोग हम लोगों ने पहले भी जानते हैं। एटम मान लो कि यहाँ पर ये सर्कल इस न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बच्चा लोग, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो एक न्यूक्लियन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, वही होते हैं न्यूक्लियन। इस बात को याद रखना बच्चा लोग। द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज अ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल न्यूक्लियन अगर मुझे निकालना रहेगा तो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन को जोड़ देना तो टोटल न्यूक्लियन निकल आता है। ठीक है, तो मोस्टली सभी एटम्स में न्यूक्लियन होते हैं, लेकिन एक में छोड़ के, जिसको प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन का 1 प्रोटियम। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सभी एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, अब इसका अलावा इट इज द मास ऑफ एन एटम, ये हो गया एटॉमिक मास। अब हम लोग जानेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे इसके अपने बच्चा। तो एटॉमिक मास जानने के लिए मुझे यही जानना पड़ेगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखा लो, मास ऑफ प्रोटॉन यही होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए ओ लिखो। ठीक है, ए एम लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं चलो बाहर से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चा हम लोग ये बात पता होनी चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के जो मास होते हैं, ठीक है, ये नेग्लिजिबल होते हैं, नथिंग बट क्या होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये नेग्लिजिबल होते हैं। जब नेग्लिजिबल होते हैं इसको कट मान के चलते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, तो मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, उनको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, उनके मास से, मास ऑफ प्रोटॉन और निकल जाएगा। मान लो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं बच्चा लोग। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67, ठीक है, 26 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं बच्चा लोग, 1.67 49 कर दो इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यही है। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं इसमें फिल करके आता हूँ। ठीक है, इंक खत्म हो गया, संडे का टाइम है, तो नोट करो, आते हैं। हाँ चलो, हो गया नोट करके। ठीक है, इंक हो गया था, तो चलो अभी शायद फिलिंग हो गई है, इसको वापस शुरू करते हैं। ठीक है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.649 इंटू 10⁻27 kg। इसका पहला वीडियो आप देखेंगे ना बच्चे लोग, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बता रखा है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के बच्चे लोग बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। जितने न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने भी हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, उसके मास निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 आलू है, ठीक है, एक आलू का जो मास है, ठीक है, वो 1 kg है। ठीक है, तो 12 आलू का कितना मास हो जाएगा, बटाटा। ठीक है,
12 बटाटे हैं, ठीक है, एक बटाटे का जो वजन है 1 kg है, तो 12 का कितना हो जाएगा 12 kg। अगर एक बटाटे का 2 kg है मास, मतलब उसका वेट, तो बाकी 12 kg का कितना, तो 12 बटाटे का कितना वेट हो जाएगा, सीधी बात है 24। ठीक है, मेरे पास 12 संतरे हैं, एक संतरे का जो मास है मान लो 3 kg है। ठीक है, तो 12 संतरे का कितना होगा, सीधी बात है 12 3 जा 36 kg हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मुझे पता लगाना है मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं ये देखूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, मान लो इसको क्या बोलोगे आप लोग बच्चा लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कर दोगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उससे मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चा लोग, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मान लो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन नथिंग बट इक्विवेलेंट है बच्चा लोग, ये आप देख रहे हो, मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम पी इज इक्वल टू नथिंग बट द मास ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों किसके इक्वल होते हैं, ए एम यू, नाम सुना है बच्चा लोग, इसको स्मॉल में लिखते हैं, मैंने कैपिटल लिख दिया, आप लोग स्मॉल में लिखना। ठीक है, ए एम यू। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट हो गए। याद रखो एटॉमिक मास यूनिट का जो मैंने चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बच्चा लोग, ए एम यू इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियन के बराबर होता है। न्यूक्लियन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी मैं बोलूँ अगर एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, किसी एक न्यूक्लियन के एम के बराबर होता है, चाहे प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का दोनों इक्विवेलेंट है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एम यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एम यू। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ याद रखने वाली बात है, मैंने एज ए जी के एज ए नॉलेज बता दिया। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए इतना जानना जरूरी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास से न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, जितने भी होंगे, तो एक इक्विवेलेंट होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा लोग, ए एम यू, पता है ना बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जैसे मुझे सोडियम का किसी का निकालना हो। ठीक है, अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास सोडियम है, ठीक है, तो ये जो अगर सिर्फ 23 लिखा तो क्या हो जाएगा, मास नंबर पूछूंगा सिर्फ 23 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका पूछूं एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे 23 AMU। ठीक है, और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, याद है कुछ, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, याद आया कुछ। और इसी को अगर मुझे ग्राम में लिखना होगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये एटॉमिक मास यूनिट का है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट नोट करो, चलो नोट कर लिया चलो। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चा लोग, तो हम लोगों ने ये देखा, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही करेंगे। तो हम लोगों को पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चा लोग, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, MP किसके इक्विवेलेंट होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये तीनों किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या हो गई, AMU। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर अगर देखने जाता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या लिखोगे, P प्लस N। ठीक है, तो P का क्या डालोगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और इसको जो यूनिट किस में लिखोगे, AMU। क्लियर है बातें, और चलते इसको और डिटेल में मैंने आपको बताया क्या, चलो
सोडियम का एग्जाम्पल दिया, सोडियम को क्या बताया मैंने, ये 23 क्या है, मास नंबर है। 23 क्या है बच्चा लोग, ये जो ऊपर लिखा है ये मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर है ये, ठीक है। इसकी कोई यूनिट होती है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी 23 को मैं एटॉमिक मास में लिखने जाऊं, ठीक है, एटॉमिक मास में लिखने जाऊं, इसको मैं एटॉमिक मास में लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, 23 AMU, ठीक है। तो ये बात को ज्यादा कुछ टेंशन लेने जरूरत नहीं, सिर्फ मास नंबर पूछा सिर्फ 23 लिख दो, ठीक है। एटॉमिक मास पूछा तो 23 AMU लिखोगे, ठीक है। अगर मास ऑफ, अगर इसको मास के टर्म में देखोगे, सिर्फ अगर न्यूक्लियन के टर्म में देखोगे, P+N कर दो तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के मास को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन करना, जिस जैसे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, उससे धीरे धीरे बातें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो कॉल करके लिख सकते हो ना, चलो वीडियो कॉल करो, 1 2 3 कर लिया, चलो लिखो, रफ कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग को पता चल गया बच्चा लोग, हम लोग करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ मास नंबर पूछा तो सिर्फ, अगर मुझे हीलियम का, जैसे हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, मास कितना होता है, अगर सिर्फ मास नंबर पूछा तो मास नंबर मैं क्या बोलूंगा, हीलियम का 4, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास पूछा, एटॉमिक मास पूछा तो मैं क्या लूंगा, 4AMU, ठीक है। क्योंकि मास नंबर मैंने आपको पहले बताया बच्चा लोग, AMU का जो वैल्यू होती है एटॉमिक मास यूनिट की, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट। अगर इसको मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये लिख सकता हूँ। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका वैल्यूएशन में आ जाता है, एटॉमिक मास का एटॉमिक मास यूनिट लगाना पड़ता है, मास नंबर में यूनिट नहीं लगाना पड़ता है। तो अगर मैं 4 में AMU से मल्टीप्लाई कर दूँ, AMU कितना है, अगर मुझे केजी में लिखना है तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा एटॉमिक मास। अगर मैं मल्टीप्लाई इससे नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मास नंबर, ठीक है। अगर मुझे इसको एटॉमिक मास में लिखना होगा, AMU की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अगर इसको मुझे ग्राम में लिखना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख दूंगा। तो ये क्या है, एटॉमिक मास। क्लियर है बातें, अभी क्लियर है, ठीक है। अब सिर्फ 4 लिखा तो एटॉमिक नंबर, अगर इसी से 1.66 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 10⁻⁻27 से तो क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास। सिर्फ 4 लिखा नंबर, AMU से मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक मास। तो आपको मुझे ख्याल से मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो एक दो एग्जांपल और ले लो, ठीक है। ये हीलियम का हो गया, चलो एक एग्जांपल और ले लो। अगर मुझे मान लो कार्बन का निकालना हो, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, 12। अगर मुझे इसमें पूछा जाए इसका मास नंबर कितना होगा, तो मास नंबर कितना है, 12, ठीक है। एटॉमिक मास पूछा जाए कार्बन का, एटॉमिक मास पूछा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास लिखना रहे तो 12 में क्या करूंगा, 12 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻24 लिखूंगा तो ग्राम में हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 kg लिखूंगा, kg में लिखना हो तो kg में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो लिखो, अगर मुझे ग्राम में लिखना हो तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। अगर मुझे इसको kg में लिखना हो तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन, मास नंबर क्या है कार्बन का, 12, एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU की वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम भी लिखना हो, अगर kg में लिखना हो तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg में लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ तो आपको पूरी बातें और अच्छी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मुझे नाइट्रोजन का ले लेता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 और
7, यही होता है ना। चलो नाइट्रोजन का निकालो, इसका मास नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का 14, मास नंबर कितना होगा 14, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास मुझे बताना होगा, तो क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास अगर लिखने का लेके एटॉमिक मास निकला रहेगा नाइट्रोजन का, मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा लोग, 14 से किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 AMU लिखूंगा, 14 AMU, अगर 14 AMU है। अब मुझे इसको अगर केजी में लिखना है तो ये लिखूंगा, ग्राम में लिखना है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करूंगा। चलो अगर मुझे केजी में लिखना हो तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया, ठीक है। अगर इसको मुझे ग्राम में लिखना हो तो 14 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी, इसको पूरा लिख दो आप ऐसा मत लिख के छोड़ देना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसे लिखोगे, ठीक है। मास नंबर लिखना है, सिर्फ 14 लिख के छोड़ दो। अगर अगर एटॉमिक मास पूछा तो AMU लिख के छोड़ दो। अगर इसको केजी में पूछा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ग्राम में पूछा तो 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तभी एटॉमिक मास पा दे। मेरे ख्याल से पूरी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी होता है, तो इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो, चलो लिख लिया बच्चा लोग। चलो इसको मैं हटा दूँ सब, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से मास नंबर और एटॉमिक मास में आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको रफ कर दूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बच्चा लोग हमेशा याद रखना, मास और एटॉमिक मास जो है ना वो दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो मोस्टली JEE नीट के एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन कुछ फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी होता है कि जल्दी कर फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछने जाऊँ बच्चा लोग, मान लो हीलियम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हीलियम, ठीक है। और आपको ले लो नाइट्रोजन, ले लो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के बाद में मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। और कार्बन का ले लो, सल्फर का ले लो। ये का जो है ना हमको फटाफट चीज़ें याद रखनी पड़ती है। हाइड्रोजन का भी याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, कितना मास कितना होता है 4, ठीक है। इसका होता है 7, इसका होता है 14, इसका होता है 8, इसका होता है 16, इसका होता है 12, इसका होता है 24। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना होता है 12, ठीक है। और सल्फर का मोस्टली क्या होगा आपका 16 और 32, यही है, ठीक है। अगर मैं बच्चा लोग पूछने जाऊँ, इसका जो है आप मुझे ना वो बताइए, मास नंबर कितना है और एटॉमिक मास यूनिट कितना है, ठीक है। तो चलो इसका मुझे आप लोग बताओ फटाफट, मास कितना होगा और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा लगना, मैं एटॉमिक मास हमेशा AMU में लिखना है, एटॉमिक मास किस में लिखना है AMU में। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखना बच्चा लोग, कि एटॉमिक मास जो भी रहता है किस में लिखोगे आप लोग AMU, और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में लिखो, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg लिखो, ठीक है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। पहले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया, फिर भी आप लोग इसको माइंड में हमेशा रखना, ठीक है। नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें बच्चा लोग, इसका मास एटॉमिक मास बताओ, ठीक है। चलो इसका एटॉमिक मास बताओ और मास नंबर बताओ, मास नंबर बताओ। तो एटॉमिक मास हमेशा किस में होता है बच्चा लोग, AMU में होता है, AMU में होता है, ठीक है। अगर मास नंबर इसका कितना होगा बच्चा लोग 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका आपका एटॉमिक मास कितना होगा 1 AMU। अच्छे से लिख देता हूं, आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एटॉमिक मास और ये है मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा बच्चा लोग, कितना है 1 AMU। इसका मास नंबर कितना होगा, सिर्फ 1 लिख के छोड़ देना है। अगर इसका मैं पूछने जाऊँ एटॉमिक मास कितना होगा बच्चा लोग 4
AMU, और AMU की वैल्यू हमें अच्छे से पता है। नाइट्रोजन का कितना होगा 14 AMU एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका केजी और ग्राम दोनों मैंने आपको लिख के दिया, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका निकल के आगे आपको केजी में जाना है, तो केजी का मल्टीप्लाई कर देना 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। अगर इस ग्राम में चाहिए 16 तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में लिख देना। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 2 बार बता चुका हूँ। मैग्नीशियम का कितना होगा बच्चा लोग 24 AMU, कार्बन का कितना है बच्चा लोग 12 AMU। ठीक है, 12 AMU। सल्फर का कितना बच्चा लोग 32 AMU। AMU की वैल्यू आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर केजी में लिखना हो तो 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। मैं बार बार इसको चिल्ला के बोल रहा हूँ, जबकि आपको जेई का नीट का पेपर सॉल्व कराऊंगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखना होगा तो ग्राम में लिखना, AMU को वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ग्राम और केजी का वो ध्यान रखना होगा। अगर से मुझे सिर्फ मास नंबर पूछे तो इसका होगा 4, इसका होगा कितना 14, इसका कितना होगा 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 का, एक का नाइट्रोजन का 14, हीलियम का, इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होगा 24, कार्बन का कितना होगा 12, सल्फर का कितना होगा 32, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना, मास नंबर लिखना होगा सिर्फ वैसे लिख के छोड़ देना। अगर इसको एटॉमिक मास में लिखना होगा तो बच्चा लोग हमें AMU से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और AMU की वैल्यू क्या है ये मैंने आपको पहले भी चिल्ला के बता चुका हूँ। हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा लोग, हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। चलो अभी बच्चा लोग हम लोग आगे क्या करने वाले, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जिसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का मैं बता देता हूँ बच्चा लोग, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई ग्राम का सैंपल दिया हो। ठीक है, किसी ग्राम्स का सैंपल दिया हो, किसी भी का प्रॉब्लम्स दिया हो, तो इसका जो है बच्चा लोग हम प्रॉब्लम में हम लोग कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मास के बारे में पढ़ा लेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे मॉलिक्यूल मास के बारे में। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम्स में हमें बच्चा लोग याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ एन एटम, और हम लोग इसमें क्या सीखेंगे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका बच्चा लोग एटॉमिसिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको क्या होता है। तो आपको फार्मूला अच्छे से पढ़ना है, जाके जब उसके बारे में डिटेल्स में अगले लेक्चर में बताऊँ तो आपको पूरी तरह से दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ अ सैंपल, मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन याद रखना बच्चों AMU में होना चाहिए, ये भी AMU में होना चाहिए। ठीक है, और ये किसी एक ही पार्टिकुलर आइटम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगली वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। तो नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, जो मास दिया रहा है सैंपल का वो डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दोगे तो उसका निकल के आ जाएगा, AMU में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको ग्राम में भी अगर पूछेगा तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालना रहेगा तो ये भी याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे मास ऑफ अ सैंपल, सेम रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मास ऑफ अ सैंपल
डिवाइड बाय एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ वहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये भी एएमई में रहेगा, ग्राम में रहेगा तो मैं आपको चेंज करना वहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है अगले वीडियो का, लेकिन फिलहाल आज के लिए ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद कल हम इस वीडियो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में कल रहनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, आगे पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।